बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑपरेशन हाई रिस्क इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए किताब का आखिरी सफ़ा पढ़कर किताब बंद की और इसे मेज़ पर रख दिया। इन दिनों सीक्रेट सर्विस बिल्कुल फारिग थी, इसलिए इन्हें सैर व तफरीह करने और इधर उधर घूम फिर कर वक्त गुजारने के और कोई काम न था। जूलिया को रात सोने से पहले किताबें पढ़ने की आदत सी पड़ गई थी। इसके बगैर इसे नींद ही ना आती थी। कभी कभी वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती थी और कभी इस वक्त सोती थी जब तक वो किताब का आखिरी सफ़ा तक ना पढ़ डालती। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। जूलिया को नींद जोरों की आ रही थी, लेकिन किताब इस कदर दिलचस्प थी कि वो इसे ख़त्म करके ही सोना चाहती थी। इसलिए जैसे ही इसने किताब ख़त्म की, वो इसे बंद करके सोने के लिए दूसरे कमरे में जाने की खातिर उठ खड़ी हुई। अभी वो दूसरे कमरे में बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि कॉल बेल बज उठी और वो बुरी तरह से चौंक उठी। रात के इस वक्त कौन आ सकता है? जूलिया ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो उठी और कमरे से निकलकर दरवाजे की जानिब बढ़ती चली गई। कौन है? मैं हूँ, तो प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। बाहर से एक सहमी हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी। लड़की की आवाज़ सुनकर जूलिया ने चुटकनी गिराकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इसके पेट में एक ज़ोरदार लात लगी और जूलिया अपनी जगह से उछलकर कमरे में जा गिरी। इसके हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई। इससे पहले कि वो उठती, कमरे में एक निहायत खूबसूरत लड़की और दो लंबे तड़ंगे सांडों की तरह पले हुए स्याफ़ाम अंदर आ गए। स्याफ़ाम इंतहाई जसीम और फौलादी जिस्मों के मालिक थे। इन दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे, जिनका रुख लामहला जूलिया की ही जानिब था। दोनों के रिवॉल्वरों पर साइलेंसर फिट थे। लड़की अलबत्ता मकामी थी और शक्ल व सूरत से ही कॉल गर्ल दिखाई दे रही थी। इसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी, जबकि स्याफ़ामों के चेहरे इंतहाई सपाट और खौफनाक थे। माया, कौन है ये लोग और तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हैं ये? जूलिया ने लड़की की जानिब गुस्सीली नज़रों से देखते हुए कहा और ज़मीन से उठकर खड़ी हो गई। वो इस लड़की, जिसका नाम माया था, को अच्छी तरह से जानती थी। माया इसके पड़ोस में रहती थी। इसका चाल चलन अच्छा नहीं था, इसलिए जूलिया ने इससे कभी राह रस्म बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। इस वक्त इसने माया की आवाज़ पहचान कर ही फौरी तौर पर दरवाज़ा खोल दिया था, क्योंकि इस किस्म की लड़कियों के जहाँ बेशुमार दोस्त होते हैं, वहाँ इनके दुश्मनों की भी कमी नहीं होती। इसलिए जूलिया के जहन में यही बात आई थी कि माया को वाकई किसी से ख़तरा है। इसे क्या मालूम था कि माया अपने साथ इसका शिकार करने के लिए दो देवों को लाई होगी। मेरा नाम ट्रेग है, एक स्याफ़ाम ने बड़े सख्त लहजे में कहा, और मेरा शार्की, दूसरे ने भी अपना तारुफ कराते हुए कहा। और तुम मुझे तो जानती हो, मैं हूँ माया। इन दोनों साहिबान ने कलर नाइट बनाने के लिए मुझे हायर किया था। बातों बातों में इन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा है। इस तस्वीर को देखकर मैं चौंक पड़ी, क्योंकि वो तस्वीर एक ऐसे आदमी की थी जो अक्सर तुम्हारे फ्लैट में आता जाता रहता है। मैंने इन दोनों से इनाम मिलने की तवक्का में तुम्हारे बारे में बता दिया और ये दोनों मुझे यहाँ लेकर आ गए। किस आदमी की बात कर रही हो तुम? जूलिया ने इसकी जानिब गुस्सीली नज़रों से देखते हुए पूछा। वैसे इन दो स्याफ़ामों को साथ देकर इसके जहन में ख़तरे की घंटियाँ सी बजनी शुरू हो गई थीं। वही जो इस सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में आता है, अहमक सी शक्ल वाला, माया ने मुस्कुरा कर कहा और जूलिया एक तवील सांस लेकर रह गई। सुर्ख स्पोर्ट्स कार और अहमकाना शक्लें बनाने वाला कोई और नहीं, इमरान था। लेकिन ये दोनों इमरान के बारे में क्यों पूछ रहे थे और इनके पास इसकी तस्वीर कहाँ से आई? इस शख्स का नाम अली इमरान है। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, मैं किसी अली इमरान को नहीं जानती। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना है? मैंने कहा ना कि मैं किसी अली इमरान को नहीं जानती। देखो लड़की, हमें मालूम है कि तुम्हारा नाम जूलिया है और तुम्हारी शक्ल सुइज़ नज़ाद है। हमें वाकई तुमसे और तुम्हारे नाम से कोई वास्ता नहीं है। हमें इस शख्स की तलाश है और इस लड़की का कहना है कि इसने इस शख्स इमरान को तुम्हारे फ्लैट में अक्सर आते जाते देखा है। हमें इसका पता बता दो, हम खामोशी से यहाँ से चले जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में हम तुम्हें बता दें कि हम शरीफ आदमी नहीं हैं। हमारा ताल्लुक़ एकेडमिया की एक दहशतगर्द तंजीम रेड स्टार से है।
इंसान को मारना हमारे लिए ऐसा है जैसे किसी मच्छर को मारना। ये देखो, ये है अली इमरान की तस्वीर। ट्रेग ने जेब से एक तस्वीर निकालकर जूलिया के सामने करते हुए तेज लहजे में कहा। जूलिया तस्वीर को देखकर चौंक पड़ी। मम, मैं सच कह रही हूँ, मैं इस शख्स को बिल्कुल नहीं जानती। ये लड़की झूठ बोल रही है तुमसे इनाम लेने के लालच में। ये तुमसे झूठ बोलकर यहाँ लाई है। जूलिया ने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। झूठ तुम बोल रही हो जूलिया। इमरान तुम्हारे यहाँ अक्सर आता जाता रहता है। इस बात की तस्दीक तुम्हारे दूसरे हमसाए भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है? ट्रेग ने अचानक कहा। जूलिया की आंखों में एक लम्हे के लिए परेशानी लहराई, लेकिन इसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। सीक्रेट सर्विस? वो क्या होती है? मैं तो एक बैंक में काम करती हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर। ट्रेग, ये लड़की झूठ बोल रही है। सीक्रेट सर्विस के नाम पर मैंने इसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी थी। इसका ताल्लुक यकीनन सीक्रेट सर्विस से ही है। रॉयल इन्फॉर्मेशन से मिली हुई मालूमात के मुताबिक सीक्रेट सर्विस में एक लड़की भी काम करती है, और इस लड़की माया के मुताबिक इमरान इस लड़की के फ्लैट में आता जाता रहता है। इस लिहाज से मुझे यकीन हो चुका है कि इसका ताल्लुक भी सीक्रेट सर्विस से ही है। शार्की ने कहा। नहीं, ये झूठ है। मैं सीक्रेट सर्विस के किसी मेंबर को नहीं जानती, और ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक है। तुम लोग बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जूलिया ने चीखते हुए लहजे में कहा। तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है या नहीं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें तुमसे सिर्फ इमरान का पता चाहिए। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अली इमरान का पता नहीं बताया तो मैं गोली चला दूंगा। ट्रेग ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और रिवॉल्वर लेकर जूलिया के करीब आ गया। यही इसकी गलती थी। जैसे ही वो जूलिया के करीब आया, जूलिया अचानक घूमी और इसने लात घुमाकर ट्रेग के रिवॉल्वर वाले हाथ पर मार दी। ट्रेग के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा। इससे पहले कि वो समझता, जूलिया एक बार फिर हरकत में आई। इसने उछलकर दोनों टांगें इस अंदाज में ट्रेग के सीने पर मारी कि देव हेकल ट्रेग जैसा इंसान भी लुढ़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। ये देखकर शार्की ने अचानक जूलिया की तरफ फायर कर दिया, लेकिन जूलिया पहले से ही होशियार थी। इसने गोता लगाया और फिर किसी तोप से निकले हुए गोले की तरह शार्की से जा टकराई। इसकी टक्कर इस कदर जोरदार और अचानक थी कि शार्की लड़खड़ाता हुआ पीछे खड़ी माया से टकराकर गिर पड़ा। माया के हलक से दर्द भरी चीख निकल गई। उलटकर गिरने की वजह से इसका सर इस जोर से फर्श से टकराया था कि इसके जहन में अंधेरे ने यलगार कर दी और वो वहीं बेहोश हो गई। इनके गिरते ही जूलिया ने दाएं तरफ छलांग लगाते हुए ऊंची कलाबाजी खाई और ट्रेग के करीब आ गई। ट्रेग जो इस असना में संभल चुका था, इसने गुर्राते हुए दोनों हाथ मारकर जूलिया को पकड़ना चाहा, लेकिन जूलिया ने ना सिर्फ कमान की तरह झुककर खुद को इसके हमले से बचाया, बल्कि एक टांग मोड़कर इसके पहलू में दे मारी। ट्रेग के मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। इसने पीछे हटते हुए अपनी टांग जूलिया को मारने की कोशिश की, मगर जूलिया उल्टी कलाबाजी खाकर पीछे हट गई थी। बहुत खूब, तुम्हारे लड़ने के अंदाज से हमारा शक यकीन में बदल गया है कि तुम सीक्रेट सर्विस की मेंबर हो। अब ना सिर्फ हम तुमसे इमरान का पता पूछेंगे, बल्कि तुम्हारे दूसरे साथियों के बारे में भी सारी मालूमात हासिल करेंगे। शार्की ने उछलकर खड़े होते हुए कीनतोज़ निगाहों से जूलिया को घूरते हुए कहा। जिंदा रहोगे तभी ये सब पूछ पाओगे ना? जूलिया ने गुराते हुए कहा और एकदम इस पर छलांग लगा दी, मगर इस बार शार्की ने दाएं तरफ होकर खड़ी हथेली जूलिया की पहलू में दे मारी और जूलिया उछलकर कई फुट दूर जा गिरी। इससे पहले कि वो उठती, करीब मौजूद ट्रेग ने यकलख झपटा मारकर इसे पकड़ लिया और इसकी गर्दन को पकड़कर इसे छिपकली की तरह उठा लिया। जूलिया ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रेग की एक तो गिरफ्त किसी आनी शिकंजे जैसी थी, दूसरे इसके हाथ बेहद बड़े बड़े थे, इसलिए जूलिया हाथ पांव मारती ही रह गई। ट्रेग ने दूसरे हाथ से जूलिया की कनपट्टी पर ज़ोरदार मुक्का दे मारा। जूलिया को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके सर पर आनी हथौड़ा मारा गया हो, जिससे इसके सर के बेशुमार टुकड़े हो गए हों, और फिर वो मुर्दा छिपकली की तरह ट्रेग के हाथ में लटक गई। बड़ी ख़तरनाक लड़की है। ट्रेग ने इसे बेहोश होते देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, सीक्रेट सर्विस के मेंबर ऐसे ही खतरनाक और ज़बरदस्त फाइटर होते हैं। अच्छा किया जो तुमने इसे बेहोश कर दिया। अब इसे हम अपने ठिकाने पर ले चलते हैं। इससे हमें सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरों और अली इमरान के बारे में आसानी से पता मिल जाएगा। शार्की ने सर हिलाते हुए कहा। और इसका क्या करना है? ट्रेग ने बेहोश पड़ी माया की तरफ इशारा करते हुए पूछा। लानत भेजो इस पर, होश आएगा तो खुद ही अपने घर चली जाएगी। इससे ज़ोरदार चीज़ तो तुम्हारे हाथ में है। मालूमात हासिल करने के बाद ये हमारे ही काम आएगी। शार्की ने जूलिया को देखकर कहा लगाते हुए कहा और ट्रेग ने इस बात में सर हिला दिया। शार्की ने कुछ सोचकर जेब से एक कार्ड निकाला और सामने मेज़ पर फेंक दिया। ये किस लिए? पाकिस्तान में हमें हर तरफ रेड स्टार्स की धाक बिटानी है। सीक्रेट सर्विस का कोई मेंबर यहाँ आया तो इसे मालूम तो हो कि जूलिया को अगवा किसने किया है।
शार्की ने मुस्कुराकर जवाब दिया और ट्रेक भी जवाबन मुस्कुरा दिया। जूलिया को इसने दोनों हाथों से पकड़ा और इसे लिए हुए फ्लैट से निकल गया। मार्टिन ने कार एक आलीशान होटल के कंपाउंड में रोकी और साथ वाली सीट पर पड़ा हुआ स्याह चर्मी बैग उठाकर नीचे उतर आया। कार लॉक करके वो निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में होटल के मेन गेट की जानिब बढ़ता चला गया। गेट पर एक बावर्दी दरबान खड़ा था। गैर मुल्की को इस तरफ आता देखकर वो और ज़्यादा मुस्तैद हो गया। इसके करीब आते ही इसने झुककर इसे निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करते हुए ग्लास डोर खोल दिया और मार्टिन लंबे लंबे डग भरता हुआ हॉल में दाखिल हो गया। हॉल खासा बड़ा और लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक तो ये होटल नया था और दूसरे इसे 5 स्टार होटल के तर्ज पर बनाया गया था, जहां हर खासो आम आसानी से आ जा सकता था। तीसरे हॉल में वेटर्स के तौर पर खूबसूरत और हसीन लड़कियों को रखा गया था, जो ऑर्डर्स लेती और सर्व करती थीं। इसलिए दूसरे होटलों की बनिस्बत इस होटल में लंच और डिनर के औकात के अलावा भी खूब गहमा गहमी रहती थी। इस होटल में जाहिर है आने वाले अफराद मर्दों की तादाद ज़्यादा होती थी, लेकिन नए जोड़े भी इस जगह का लुत्फ़ लेने आ जाते थे। हॉल को खासा वसी बनाकर वहाँ 500 से 600 अफराद के बैठने की जगह बनाई गई थी, जो हर वक्त पुर रहती थी। वहाँ आने वाले लोगों की इतनी तादाद देखकर इंतज़ामिया ने रिजर्वेशन सिस्टम के तहत काम करना शुरू कर दिया था। अपने रखरखाव, उम्दा सर्विस और बेहतरीन खानों की वजह से बहुत जल्द इस होटल ने अपना नाम बना लिया था और कई रोज़ सिनेमा हॉल की तरह इंतज़ामिया को गेट पर हाउसफुल का बोर्ड रखना पड़ता था। मार्टिन ने अपना काम का आगाज़ इसी होटल से करने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए इसने दो रोज़ कबल ही इस होटल में अपने लिए मेज़ रिज़र्व करवा ली थी। होटल की पार्किंग में जाने से पहले इसने गेट कीपर को बाकायदा रिजर्वेशन स्लिप दिखाई थी, तब इसकी कार को अंदर दाखिल होने दिया गया था। हॉल में मौजूद लोगों की कसीर तादाद देखकर इसके लबों पर सफ़ाकाना मुस्कुराहट उभर आई थी। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, एक हल्के से नेवी कलर की वर्दी में मलबूस खूबसूरत लड़की तीर की तरह इसके पास आ गई। योर रिजर्वेशन स्लिप प्लीज़, इसने नहायत शास्तगी से मार्टिन से मुखातिब होकर कहा। मार्टिन ने मुस्कुराकर जेब से एक स्लिप निकालकर इसके सामने कर दी। रिजर्वेशन नंबर 370। आइए मेरे साथ। आइए सर, लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ चल पड़ी। मार्टिन इसके पीछे हो लिया। वेटर्स इसे मेज़ों के दरमियान से लेती हुई एक खूबसूरत मेज़ के पास आई। यह है आपकी सीट सर, तशरीफ़ रखिए, वेटर्स ने नहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा और मार्टिन सर हिलाते हुए वहाँ बैठ गया। वेटर्स ने मेज़ पर पड़ी हुई रिजर्व्ड की प्लेट उठाई और कोट की जेब से कागज़ और पेंसिल निकाल ली। मार्टिन ने चर्मी बैग मेज़ के नीचे अपने कदमों के पास रख लिया। हुक्म सर, क्या लेना पसंद करेंगे? वेटर्स ने पूछा। टेबल पर पानी से भरा जग और गिलास मौजूद था। मार्टिन जग से गिलास में पानी डाल उंडेलने लगा। अभी नहीं, मेरा साथी आएगा तब ऑर्डर दूंगा, मार्टिन ने कहा और पानी से भरा गिलास उठाकर होंठे से लगा लिया। लड़की ने इस बात में सर हिलाया और एक तरफ चली गई। लड़की के जाने के बाद मार्टिन ने गिलास खाली करके मेज़ पर रखा और पैरों में पड़े हुए चर्मी बैग को पैरों से मेज़ के नीचे धकेल दिया। मेज़ पर रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था जो चारों तरफ से मेज़ को छुपाए हुए था, इसलिए इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता था। बैग को मेज़ के नीचे धकेलने के बाद मार्टिन ने पानी का एक गिलास और पिया और इसी वेटर्स को इशारे से अपने पास बुलाया जो इसे यहाँ तक लाई थी। यस सर, मेरे साथी को आने में शायद वक्त लग जाए, तुम ऐसा करो, फ़िलहाल मेरे लिए एक हॉट कॉफ़ी ले आओ, मार्टिन ने कहा और लड़की ने मुस्कुराते हुए इसका ऑर्डर नोट किया और वापस पलट गई। सुनो, मार्टिन ने इसे आवाज़ दी और लड़की पलटकर इस्तफहामी नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। बाथरूम किस तरफ है? वो सामने राहदारी से इस तरफ चले जाएं। दाएं तरफ मुड़ेंगे तो आपको टॉयलेट दिखाई दे जाएगा, वेटर्स ने कहा और मार्टिन सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। इसने एक ताराना नज़र हॉल पर डाली। लोग एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मार्टिन मुस्कुराते हुए एक तरफ हो लिया जिस तरफ टॉयलेट मौजूद थे। राहदारी में जाकर वो दाएं तरफ मुड़ा तो इसे वहाँ वाकई टॉयलेट का दरवाज़ा दिखाई दिया। मार्टिन ने इस होटल के बारे में एक मुजरिम तंजीम से पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। मुजरिम तंजीम ने इससे भारी मुआवजा लेकर इस होटल का इसे सारा हदूद अरबाब बता दिया था, जिससे मार्टिन को मालूम हो गया था कि टॉयलेट के साथ होटल के बाहर जाने का दूसरा रास्ता भी मौजूद है, जो होटल में आतिशज़दगी या हादसे की सूरत में इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। टॉयलेट के दरवाजे के बाएं तरफ वाकई एक दूसरा दरवाज़ा दिखाई दे रहा था जिस पर इमरजेंसी के अल्फाज लिखे हुए थे। इत्तफ़ाक़न इस वक्त राहदारी में कोई नहीं था। वैसे हिफ़्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर मार्टिन ने कोट की जेब में हाथ डालकर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर को पकड़ लिया था। वो टॉयलेट जाने की बजाय इमरजेंसी वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के हैंडल को पकड़कर इसे घुमाकर खींचा तो दरवाज़ा खुल गया।
मार्टिन नहायत फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने एक तवील राहदारी और आगे सीढ़ियाँ थीं। मार्टिन तेज़ से चलता हुआ सीढ़ियों से के पास आया और सीढ़ियाँ उतरकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ होटल से बाहर आ गया। यह होटल का पिछवाड़ा था और ये मार्टिन की किस्मत ही थी कि अभी तक कोई रास्ते में नहीं आया था, वरना इसे यकीनन अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ता। होटल से बाहर आकर इसने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और सामने मौजूद एक गली में घुस गया। गली से निकलकर वो एक दूसरी सड़क पर आया और एक तरफ चलते हुए एक दूसरे प्लाजा नुमा इमारत में घुस गया। चंद लम्हों बाद वो इस प्लाजा से अपनी दूसरी कार निकालकर बाहर आ गया और फिर इसकी कार तारकोल की सड़क पर तेज़ी से फराटे भरती चली गई। इसने एक बार फिर घड़ी देखी और इसके चेहरे पर दरिंदगी आमेज़ मुस्कुराहट उभर आई। ठीक इसी लम्हे दूर से एक होलनाक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाका इस कदर शदीद और खौफनाक था कि सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां भी कई फीट उछल पड़ी थीं। मार्टिन ने चर्मी बैग में एक इंतहाई ताकतवर टाइम बम रखा हुआ था, जिस पर होटल में आने से कबल इसने 15 मिनट का टाइम एडजस्ट कर रखा था। चर्मी बैग को होटल के हॉल में रखकर वो वहाँ से 3-4 मिनट पहले ही निकल आया था। ताकतवर टाइम बम ने अपने मुकर्ररा वक्त पर फटकर न सिर्फ होटल न्यू हेवन बल्कि इर्द गिर्द की कई इमारतों के भी परख्चे उड़ा कर रख दिए थे। वहाँ मौजूद सैकड़ों इंसान एक लम्हे में जलकर स्याह हो गए थे। जहाँ कुछ देर कबल होटल न्यू हेवन की अजीम शान बुलंद बारह इमारत थी, अब वहाँ आग, धुएँ और धूल के सिवा कुछ नज़र ना आ रहा था, जो अपने अंदर सैकड़ों इंसानों को निगल गया था। इस खौफनाक तबाही और सैकड़ों इंसानों को हलाक करने पर मार्टिन यूँ फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था जैसे वो मैदान में दुश्मनों के बटालियन को कामयाबी से उड़ाकर लौटा हो।